नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग विश्व इतिहास की कक्षा 10 की NCERT का अध्याय 4 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो भूमंडलीकृत विश्व है वो बना, और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो वैश्वीकरण है वो वैश्वीकरण की हम लोगों ने देखा कि परिभाषा क्या होती है और उसको समझने की हमने कोशिश की। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में बात की थी वैश्वीकरण के बारे में। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब एक देश अपनी सीमाओं में न रहकर दूसरे देश की सीमाओं में व्यापार करे, उसे हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो देखिए, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 19वीं शताब्दी के बारे में, जो कि 1815 से लेकर 1914 के बीच के टाइम पीरियड के बारे में समझाने की इसमें कोशिश की गई है। तो देखिए, 19वीं जो शताब्दी है वो दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदलने वाली एक तरीके से समय सीमा है। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और तकनीकी कार्यों को न पूरे के समाज को इसने एक तरीके से कायापलट कर दी थी और विदेश संबंधों को एक नए ढर्रे में डाल दिया था। अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियां या प्रभावों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, पहला प्रभाव क्या था? पहला प्रभाव था एक तरीके से व्यापार का प्रभाव। ठीक है, तो पहला प्रभाव हो गया हमारा व्यापार का प्रभाव, और उसी के दौरान 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा था श्रम का प्रभाव। तो दूसरे श्रम के प्रभाव में एक तरीके से लोग इसमें काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लगभग 5 करोड़ लोगों ने एक तरीके से बेरोजगारी के कारण यूरोप छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका स्थानांतरित होते गए। तो यानी कि स्थानांतरित का सबसे बड़ा कारण ये भी था बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की वजह से जो लोग थे अपना स्थानांतरित करते थे। ठीक है, और तीसरा प्रभाव हमारा क्या था? तीसरा प्रभाव था पूंजी का प्रभाव। ठीक है, तो ये तीसरा प्रभाव हो गया हमारा पूंजी का प्रभाव, तो जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। और पूंजी प्रवाह में अमेरिका के लोग आगे थे और उनके पास अधिक पैसे थे और उन्होंने दूसरे देशों से अपना पैसा निवेश करना जो था वो प्रारंभ कर दिया था। तो ये 3 तरीके के मुख्य प्रभाव थे। पहला एक हमारा था एक तरीके से व्यापार का प्रभाव, दूसरा था हमारा एक तरीके से श्रम का प्रभाव, और तीसरा था हमारा एक तरीके से पूंजी का प्रभाव। तो ये जो तीनों प्रभाव थे, तीनों प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो इन तीनों प्रभावों में एक दूसरे से जुड़े हुए लोगों को जीवन को प्रभावित करते थे, और कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध जो थे वो टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए, जैसे वस्तु या पूंजी आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रभावों को एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो देखिए, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के बारे में। तो देखिए, आइए इन तीनों को समझने के लिए हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नज़र डालते हैं। तो 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन में कॉर्नर लॉ एक तरीके से स्थापित कर दिया गया था। तो इस कानून के तहत कोई भी देश और भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग जो थी उसमें वृद्धि भी बढ़ गई थी। भोजन की मांग बढ़ी तो कृषि आधारित सामानों में भी वृद्धि हो गई। इससे पहले कि ब्रिटेन की भुखमरी आती, सरकार ने कॉर्नर लॉ को समाप्त कर दिया। तो आखिर कॉर्नर लॉ क्या था, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से जो कॉर्नर लॉ था उसको एक तरीके से जब निरस्त कर दिया गया, तो उसके बाद जिससे अलग अलग देश में व्यापारियों ने ब्रिटेन में भोजन का निर्यात किया, तो उसमें भोजन की कमी के बदलाव आए और विकास होने लगा। तो देखिए, इसमें हम एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब कॉर्नर लॉ लागू था उससे पहले की स्थिति क्या थी, और कॉर्नर लॉ जब हटा दिया गया तो उसके बाद की जो स्थिति थी वो क्या थी। तो देखिए, कॉर्नर लॉ लागू करने के पहले की जो स्थिति थी, इसमें भोजन की मांग बढ़ रही थी, एक तरीके से जनसंख्या बढ़ रही थी, और भोजन के जो दाम थे वो बढ़ रहे थे। परंतु उसके बाद हुआ क्या तो उसके बाद हुआ क्या कि एक तरीके से जो
कॉर्नेलो हटाने के बाद की स्थिति थी। तो कॉर्नेलो हटाने के बाद एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके कॉर्नेलो हटाने के बाद व्यापार बढ़ गया, भोजन का जो उपभोग था उसकी समस्या आ गई और विकास होने लगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी जो होने लगी थी। तो देखिए, कॉर्नेलो हटाने के बाद व्यापार ही किसी देश का विकास का सबसे बड़ी बात हो गई। व्यापार में वृद्धि किस प्रकार की जाए, तो कुछ एक तरीके से नियम बनाए गए, जैसे कि नए जहाज बनाए गए। उस समय रेलवे का निर्माण किया गया आयात निर्यात करने के लिए, जिससे रेलवे स्टेशन बनाने पड़े। मजदूरों की जरूरत पड़ी और मजदूरों को पैसे देने के तौर पर पूंजी का प्रवाह हुआ। जैसे जैसे सामान का निर्माण होना शुरू हुआ, इसी तरीके से भोजन का स्थानांतरण हुआ। यानी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। तो तकनीक का क्या योगदान है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इस चित्र को देखते हैं। देखिए, चित्र आप देख पा रहे होंगे जो कि अमेरिका का रवाना होते हुए आप्रवासियों से लदे जहाज का एक चित्र है, जो कि MW रिडले ने 1869 में बनाया होगा। ऑलराइट, और ये चित्र साथ भी हम देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें जहाज पर चढ़ने का इंतजार करते आयरिश अप्रवासियों का चित्र है, जो कि माइकल फिट्जजेराल्ड ने बनाया था 1874 में। ऑलराइट, तब हम फिर से बात करते हैं। तो देखिए, 1890 तक जो वैश्वीकरण था वो कृषि अर्थव्यवस्था के सामने आ चुकी थी। तो इस घटनाक्रम के साथ ही जो श्रम था उसका विस्थापन, रुझानों, पूंजी प्रभाव, परिस्थितियों और तकनीकों में गहरे बदलाव आ चुके थे। तो अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। ठीक है, तो इस तरीके की आवाजाही को दूर करने के लिए क्या किया गया था, रेलवे का इस्तेमाल किया गया, जहाज़ों का इस्तेमाल किया गया, और नई नई जो तकनीकें थी उनको एक तरीके से बनाया गया, जिससे कि सामानों का जो है आदान प्रदान किया जाए। ठीक है, वो आदान प्रदान किस लिए, एक देश से दूसरे देश के लिए, और इसे क्यों हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं तकनीकी योगदान के बारे में। तो तकनीक की आखिर क्या योगदान है और क्या इसकी भूमिका है। तो देखिए, तकनीक की भूमिका, तो रेलवे माप के जहाज, संचार, टेलीग्राफ सभी तकनीक की ही देन है। इसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना ही नहीं की जा सकती, यानी कि वैश्वीकरण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी कि अगर मैं बात कहूँ तो वैश्वीकरण को एक तरीके से जो बढ़ावा देने के लिए योगदान रहा है वो तकनीक का रहा है। ठीक है, तो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि 1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। तो उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप में ले जाकर काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, और बहुत सारे तो लंबे सफ़र में ही मर जाते थे या बीमार हो जाते थे, और बहुतों का वजन कम हो जाता था। तो उसमें कई सारी जो समस्याएं थी, वो कई सारी समस्याओं का सामना उनको उस समय करना होता था। परंतु तकनीक जब एक तरीके से आ गई, और तकनीकी रूप से जब एक तरीके से लोग विकसित होना शुरू कर दिए, तो उनको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने लगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो मांस खाना था एक महंगा सौदा था, क्योंकि उसमें काफ़ी रिस्क रहता था। इसलिए यूरोप के जो गरीबी की पहुंच थी, वो एक तरीके से जो गरीबी की पहुंच थी यूरोप के लोगों में, वो मांस से दूरी थी। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए फ्रिज वाली जहाज का निर्माण किया गया। अब अमेरिका में ही जानवरों को काटकर मांस के में बदल दिया जाता था, और अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जो है जानवरों को एक तरीके से जानवरों को काटकर वहीं से ही उनको मांस के रूप में ही यूरोप में भेजा जाने लगा था। तो इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने का खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस का जो दाम था वो गिर गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चित्रों के बारे में। देखिए, पहले तो ये चित्र हम 8 देख लेते हैं। तो चित्र 8 में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, तो द स्मिथफील्ड बुल पशु बाजार 1851 का ये चित्र है, जिसमें इलस्ट्रेटेड लंदन की न्यूज है। तो इसमें एक तरीके से मेलों में किसान अपने पालतू जानवरों को लाते थे, जिनकी वहाँ खरीद फरोख्त की जाती थी। तो स्मिथफील्ड ने लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। तो 19वीं सदी में मध्य में इस स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं
मांस बाजार खोला गया था, जहां पर देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनों में एक तरीके से भेजा जाता था। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ये फैक्ट मिल गया कि सबसे बड़ा मांस का जो बाजार था वो कौन सा था, तो स्मिथफील्ड बाजार ये सबसे बड़ा बाजार था। तो देखिए चित्र 9, तो चित्र 9 में मांस के अलेक्सांद्रा जलपोत पर लादा जा रहा है और इसमें अलेक्सांद्रा लंदन न्यूज 1878 की दिखाई गई है। तो देखिए इसमें मांस का निर्यात है तभी संभव हो पाता था जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई जाती थी। ठीक है, क्योंकि उसमें अब डायरेक्ट उनको पशुओं को नहीं ले जाना होता था, वे डायरेक्टली ही अमेरिका से मांस को एक तरीके से पशुओं को काटकर उसका मांस में उसको परिवर्तित करके उसको मांस ही आयात निर्यात उसका किया जाता था। ठीक है, तो हम बात करते हैं 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद के बारे में। तो देखिए उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, पहले हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई मजबूत और विकसित देश किसी दूसरी कमजोर देश में अपना शासन स्थापित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। इसमें जो पिछड़ा देश है उपनिवेश और उसके राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर देते हैं और वहाँ कुछ दर्दनाक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किया जाता है, इसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका में यूरोपियों ने शासन करना प्रारंभ किया, वहाँ आए तो परंतु व्यापार के लिए, परंतु धीरे धीरे यूरोपियों का शासन प्रारंभ हो गया। यूरोप में लोग अफ्रीका में बागवानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, परंतु वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। वहाँ पर तो लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। अफ्रीका में जितना भी नागरिक थे सभी आत्मनिर्भर थे क्योंकि आबादी कम थी, जमीन ज़्यादा थी। सबका मुख्य पैसा पालतू पशुपालन और पशु को चराना था और वहाँ मजदूरों की तरह काम करने को वे लोग इसीलिए वहाँ पर वो तैयार नहीं थे। ठीक है, तो इसमें आप देख ही सकते हैं ये चित्र जिसमें 19वीं सदी के आखिर में औपनिवेशिक अफ्रीका एक मानचित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि 1885 में यूरोप में ताकतवर देशों के में बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर कई तरीके की लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट दिया गया और 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी ने नए औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए और स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशकों पर कब्जा करके 1890 यानी कि 1819 के दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। तो हम आइए देखते हैं कि किस तरीके से जो उपनिवेशवाद है उसमें औपनिवेशिक समाज की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी साधनों पर क्या असर पड़ा। तो देखिए बॉक्स में कुछ चित्र दिया गया है जिसको आपको एक तरीके से पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं और आपके लिए क्यों ये उपयोगी है। ऑलराइट, तो पहले इसको ही हम पूरा समझ लेते हैं। तो इसमें होता क्या था, एक तरीके से मजदूरों को भर्ती और उन्होंने एक तरीके से मतलब उन्होंने मजदूरों को भर्ती और आप अपने पास रोके रखने के लिए मालिक ने बहुत सारे हथकंडे आजमाकर देख लिए थे। जैसे भारी भरकम कर लाद दिया गया और काश्तकारों को जमीन से हटाने के लिए कानून उत्तराधिकारी कानून बनाया गया और परिवार के केवल एक ही सदस्य को पृथक संपत्ति मिलेगा और खान कर्मियों में खुले आम घुसने पर पाबंदी लगा दी गई और लेकिन जो बात थी वो नहीं मानी गई। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करते हैं, रेडर पेस्ट या मवेशी फ्लैग। तो आखिर ये रेडर पेस्ट और मवेशी फ्लैग आखिर था क्या। तो देखिए अफ्रीका में 1890 के दशक में रेडर पेस्ट नामक बीमारी जो है वो बहुत तेजी से फैल गई थी। ठीक है, तो अफ्रीका में 1880 के दशक में आखिरी सालों में रेडर पेस्ट जैसे ये बीमारी फैली तो जिसकी वजह 90% जानवरों की मृत्यु हो गई। तो देखिए आप देख ही सकते हैं कि एक तरीके से 90% जानवरों की मृत्यु होना कितना ज़्यादा एक तरीके से नुकसान भरा था। तो अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उस समय अफ्रीकों में श्रम बाजार के धकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकार से बचे पशु भी अपने कब्जे में कर लिए। अब अफ्रीका के लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था, उनके पास एक ही विकल्प था कि यूरोपीय के लिए एक तरीके से वो लोग काम करें। ठीक है, 1892 यानी कि 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तक एक तरीके से जा पहुंची और 5 साल बाद
यह कैप अफ्रीका पर दूर दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुंच गई। तो रेडर पेस्ट अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला चुकी थी। यानी कि एक तरीके से जो ये बीमारी थी वो काफ़ी तेज़ी से एक तरीके से लोगों की ओर फैल रही थी, यानी कि जानवरों की ओर। तो पशुओं को ख़त्म हो जाने से अफ्रीकाओं की रोजी रोटी के साधन जो थे वो ख़त्म हो गए थे, और अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए अफ्रीकाओं ने श्रम के बाजार में धकेलने के लिए उनको बागान मालिकों और खान मालिकों में औपनिवेशिक सरकारों से बचे कुचे पशु भी उनके कब्जे में कर लिए, और बचे कुचे जो पशु थे उनके संसाधनों पर कब्जे में यूरोपीय उपनिवेशों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने का बेहतरीन मौका उनके हाथों लग गया था। ठीक है, तो देखिए 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणाम की ऐसी और भी कहानियां जो हैं वो देखी जा सकती है। तो पहले हम चित्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए चित्र जो देख पा रहे हैं ये दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों की खुदाई करते मजदूरों का है, जो कि 1875 का ये चित्र है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो यूरोपीय लोग हैं उनसे एक तरीके से उपनिवेश शासन करके इन लोगों से ही ये खुदाई करा रहे हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम बात करेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना के बारे में, किस तरीके से जो भारत से अनुबंधित श्रमिक थे वो बाहर गए थे। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।